नमस्कार दोस्तों, द डेली ब्रॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। आज डेट है 28 अप्रैल और आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं द हिंदी न्यूज़पेपर के एडिटोरियल सेक्शन का डिटेल एनालिसिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को इस कार्टून के साथ जो आज की डेट में सेंटर और स्टेट्स की कंडीशन को दिखा रहा है। ऑल्दो अब यहाँ पर आपका क्या ओपिनियन है? देखिए, ओपिनियन डिफर कर सकता है क्योंकि यहाँ पर जो राइटर है उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग सेंटर अपनी पीठ दिखा के भाग रहा है और जो काम कर रहे हैं वो स्टेट्स कर रहे हैं। ऑल्दो उसमें अलग अलग राइटर्स के ओपिनियन डिफर करते हैं क्योंकि कुछ एडिटोरियल्स में ये दिखाया जा रहा है कि स्टेट्स जो है वो उतना काम नहीं कर रही है, बल्कि सेंटर अपनी तरफ से सारी की सारी मदद जो है वो स्टेट्स को दे रहा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर क्या सोचते हैं इसके रिगार्डिंग? क्या सेंटर सच में पीठ दिखा के भाग रहा है या स्टेट जो है वो कहीं ना कहीं थोड़ी अपनी काम करने में सफल नहीं हो रहे हैं? ये अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के अपना ओपिनियन बताएंगे। चलिए, आज हमें डिस्कस करने हैं 4 अलग अलग एडिटोरियल्स। बाकी के 2 एडिटोरियल्स वही कुछ कोरोना वायरस और इलेक्शन से रिलेटेड थे, तो इसलिए वो हमारे उतने काम के हैं नहीं, क्योंकि इलेक्शन वाले तो खैर वैसे भी हमारे काम के नहीं हैं, लेकिन जो कोरोना वायरस वाले हैं वो हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिस्कस कर चुके हैं। वही सेम चीज़ बार बार डिस्कस करना, उसकी कोई रेलिवेंस नहीं रह जाती है। ऑल्दो अगर आपको वो देखने हैं, आप हमारे जो प्रीवियस एडिटोरियल्स हैं उनको जाके देख सकते हैं। पहला एडिटोरियल जो है वो है ट्रू नेम, यानी आज की डेट में टर्की के साथ क्या कंडीशन हो रही है वो देखी जा रही है। आपको पता होगा रिसेंटली कि यूएस के जो प्रेसिडेंट है जो बाइडेन, उन्होंने आर्मेनियन जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने की बात की गई है। तो इससे टर्की जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो चुका है। तो यहाँ पर उसी कंडीशन के बारे में बात की गई है और आखिर में बताया गया है कि यूएस इन सब चीज़ों को करेगा तो ऑन ग्राउंड क्या क्या डेवलपमेंट्स होंगी। राइट प्रायोरिटीज़, यहाँ पर बात की गई है किस तरीके से कोरोना वायरस की जो सप्लाईज हैं वो अलग अलग देशों ने हमको दी हैं और कैसे हमारी ये हेल्प कर रहा है। तो ये बता रहा है कि किस तरीके से हम वैक्सीनेशन प्रोग्राम को आगे एनहेंस कर रहे हैं, तो इसको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। पेटेंटली रॉन्ग रेजीम, यहाँ पर बात की गई है किसकी? मेडिसिन और कोविड की वैक्सीन की। कि किस तरीके से जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स होते हैं जिसके पेटेंट्स के तहत ही दवाई मैन्युफैक्चरिंग होती है, यहाँ पर वो किस तरीके से प्रॉब्लम क्रिएट करता है और उसमें क्या क्या चीज़ करने की ज़रूरत है ताकि वो चीज़ आगे जाके दिक्कतें पैदा ना करें। ये तो एक बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल है, इसको हम काफ़ी डिटेल में इन डेप्थ में डिस्कस करेंगे। यहाँ पर सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव जो सऊदी अरेबिया ने अभी भी लिया है, यहाँ पर उसकी बात की गई है, तो इसको भी हम डिटेल में देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले एडिटोरियल के साथ ट्रू नेम। यानी अभी रिसेंटली डेवलपमेंट ये हुई है कि जो बहुत पुराना पेंडिंग अमेरिका का प्रॉमिस था, अमेरिका ने ये प्रॉमिस किया था कि वो कभी ना कभी जो आर्मेनियन जेनोसाइड जो है, ऑल्दो कुछ कंट्रीज़ को रिकॉग्नाइज करती हैं कुछ नहीं करती हैं, ऑल्दो यहाँ पर अमेरिका ने कहा था कि वो आर्मेनियन जेनोसाइड पर लेके डेवलपमेंट्स करेंगे कि उसे रिकॉग्नाइज करना है या नहीं करना है। तो वो चीज़ अब सामने आ चुकी है। अमेरिका ने ये लॉन्ग पेंडिंग इशू जो है इसको एज अ जेनोसाइड रिकॉग्नाइज कर लिया है। कैसे? जो ओटोमैन टर्क्स थे उनके द्वारा आर्मेनियन लोगों का मारा जाना कब? 1915 से 1916 के बीच में, उसे कहते हैं जेनोसाइड। यहाँ पर जेनोसाइड का मतलब क्या होता है? नरसंहार, यानी एक तरह के जो लोग हैं, एक कम्युनिटी, एक रिलीजन, इस टाइप के लोगों को एक साथ मार देना, इसको कहते हैं जेनोसाइड। और वही यहाँ पर अमेरिका कह रहा है कि ओटोमन टर्क्स ने ये सब चीज़ें करी हैं। ठीक है, आज की डेट में टर्की जो है वो नेटो का एक अलाय भी है। ठीक है, तो टर्की को ये सब चीज़ें बहुत मतलब गुस्सा दिला रही हैं, आप एक तरीके से कह सकते हैं, क्योंकि अब सिंपल सी बात है, मान लीजिए कोई एक देश पे इल्ज़ाम लगाता है कि इस देश के लोगों ने ऐसा ऐसा अत्याचार किया है, तो उस देश के लोग एक तरीके से गुस्सा ही होंगे ना, क्योंकि ग्लोबली उन पर एक इल्ज़ाम पड़ रहा है जबकि वो चीज़ को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। तो यहाँ पर टर्की इसलिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो रखा है। ठीक है, अब इससे पहले जो प्रेसिडेंट थे डोनाल्ड ट्रंप, जैसा मैंने आपको पहले के बहुत सारे एडिटोरियल डिस्कशन में बताया कि जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों की पॉलिसीज जो हैं वो बिल्कुल अपोजिट होती हैं। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई होती है कि डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी क्या थी? वो टर्की के साथ एक तरीके से अच्छे रिलेशंस मेंटेन करते थे, उन्होंने इस जेनोसाइड को कभी भी रिकॉग्नाइज नहीं किया। लेकिन अब क्या हो रहा है? जो बाइडेन इसको रिकॉग्नाइज कर रहे हैं और एक तरीके से टर्की से अपोजिशन मतलब लेके आ रहा है अमेरिका में। अब यहाँ पर टर्की ये कहते हैं कि जो बाइडेन का जो स्टेप है ना, इसने एक तरीके से एक डीप वोंड को, यानी एक बहुत गहरी चोट को दोबारा उभार दिया है उनके अकॉर्डिंग। और अमेरिका ये कहता है कि 1.5 मिलियन आर्मेनियन जो थे उनको मारा गया था ओटोमन टर्क्स द्वारा। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पर एक तरीके से जो इसका बेसिक्स है ना, या यानी कहाँ से ये चीज़ इवॉल्व हुई, उसका सीन ऐसा है कि 1915 के आसपास जब ओटोमन का जो एम्पायर था वो एक तरीके से हम कह सकते हैं रशियंस के द्वारा बहुत सफ़र कर रहा था। तो जितने भी ओटोमन टर्क्स थे यानी टर्की के लोगों ने आर्मेनिया के लोगों को ये ब्लेम किया कि जो भी उनके साथ सेटबैक हुआ है, जो भी वॉर में वो हारे हैं, वो सब इन आर्मेनिया के लोगों की वजह से हुआ। और इसलिए ओटोमन गवर्नमेंट ने उस टाइम क्या किया? उनने मिलिशियाज छोड़ दिए। कहाँ? आर्मेनियन विलेजेस पे।
काफ़ी अर्मेनिया के सोल्जर्स को मारा गया और वहाँ के जितने भी लोग थे उनको एग्जीक्यूट किया गया और बहुत सारे अर्मेनियन लोग वहाँ से भाग गए, बहुत सारे लोगों को मारा गया, कई सारे बच्चों को तक मारा गया। और इतने सारे आप कह सकते हैं लोगों को जब मारा गया ना, तो अब 1915 की बात है। उस टाइम पे आपको पता है इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट थी भी नहीं कंट्रीज़ के आपस में, तो इसके बारे में उतना ज़्यादा बाकी देश जानते भी नहीं है। लेकिन आज की डेट में जब इसको रिकॉग्नाइज किया जा रहा है तो टर्की को काफ़ी गुस्सा भी इस चीज़ पे आ रहा है। हाँ, टर्की ये चीज़ तो मानता है, देखिए टर्की ने ये चीज़ मानी हुई है कि डेफिनेटली अर्मेनिया के लोगों पे उस टाइम पे एट्रोसिटीज़ जो थी यानी अत्याचार जो था हुआ था, लेकिन उसको जेनोसाइड कराना सही नहीं है टर्की के अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि टर्की ये कहता है कि हमने एक तरीके से उनको ऐसा नहीं किया कि अर्मेनिया के लोग जितने भी थे उनका अस्तित्व खत्म करने के लिए हमने ये सब चीज़ करी। हाँ, एट्रोसिटीज़ हुई थी लेकिन हमने जेनोसाइड नहीं किया, ऐसा टर्की कहता है। अब देखिए 2016 से क्या हो रहा है ना, यूएस और टर्की के जो रिलेशंस हैं वो डिक्लाइन होने में लगे हुए हैं। जब से हम देख सकते हैं अब पॉलिसीज़ क्या होती है, चेंज होते रहती है ना यूएस की, कभी प्रेसिडेंसी चेंज हो जाती है, कभी कुछ, तो ये चेंज होती हुई पॉलिसीज़ के साथ रिलेशंस भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। अब रिसेंटली टर्की ने जब S-400 रशिया से बाय करने का डिसीजन लिया तो उन पर सैंक्शंस डाल दिए गए। उसके अलावा जो F-35 फाइटर जेट उनको दिया गया था यूएस द्वारा, उसमें यूएस ने उस तरीके से उनको ट्रेनिंग प्रोग्राम से भी निकाल दिया, यानी जेट तो दे दिया लेकिन अब ट्रेनिंग नहीं कराएंगे। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर रशिया की वजह से, क्योंकि उन्होंने रशिया से ट्रेड किया S-400 का, इसलिए उनके ऊपर अब क्या सैंक्शंस पड़े हुए हैं, इसलिए यहाँ पर ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं। अब देखिए टर्की के जो प्रेसिडेंट है करंट, वो कौन है? रसिप अर्दोगान। आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि कभी कभी स्टैटिक में ये सब चीज़ें पूछ ली जाती हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ओवरऑल अब अमेरिका ने तो रिकॉग्नाइज कर लिया है, क्या पता आने वाले समय में कुछ अमेरिका के जो फ्यूचर एलाइज हैं या आप कह सकते हैं जो फ्यूचर जो इस टाइप की कंट्रीज़ हैं जो अमेरिका को बहुत सपोर्ट करती हैं, मे बी वो भी रिकॉग्नाइज कर दें। अब क्या इंडिया को अर्मेनियन जेनोसाइड रिकॉग्नाइज करना चाहिए? ये क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। आपका यहाँ पर क्या ओपिनियन है कि इस जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करने से क्या हमें फ़ायदा होगा या हमारे रिलेशंस और गड्ढे में जाएंगे? ये चीज़ अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। ये आर्टिकल बात करता है राइट प्रायोरिटीज़ की, यानी सही टाइम पे सही चीज़ हमें क्या करनी चाहिए। अब आपको पता होगा कि रिसेंटली अब इंडिया में तो केस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन बाकी देशों में उतने ज़्यादा केसेस नहीं बढ़ रहे जितने इंडिया में बढ़ रहे हैं। तो बाकी देश क्या कर रहे हैं? इंडिया को सप्लाईज दे रहे हैं। कोई ऑक्सीजन की सप्लाई दे रहा है, कोई मेडिकल इक्विपमेंट की सप्लाई दे रहा है, कोई वैक्सीन के रॉ मटेरियल की सप्लाई दे रहा है। तो सबके सब इंडिया की एक तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पर हेल्प कर रहे हैं। अब आज की डेट में आपको पता होगा कि इंडिया का जो बैटल है ये बाकी देश इसमें हेल्प कर रहे हैं, तो ये एक तरीके से हमें क्राइसिस को हैंडल करने में हेल्प तो कर रहा है, क्योंकि अगर ये देश हेल्प नहीं करते तो अभी तक हमारा जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कब का कोलैप्स कर चुका होता। ऑल्दो अभी भी आप कह सकते हैं कि कोलैप्स होने की कगार पे है, लेकिन हुआ नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि ऑक्सीजन की सप्लाईज बहुत ज़्यादा आ चुकी हैं। कोविड रिलेटेड सप्लाईज भी, जितने भी इक्विपमेंट्स थे वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या हुई। आपको पता होगा कि कुछ दिन पहले तो यूएस ने साफ साफ मना कर दिया कि वो जो कोविड का रॉ मटेरियल है वो हमें प्रोवाइड नहीं करेगा। अब देखिए इसमें सेल्फिशनेस की बात आ जाती है। जब कोविड नया नया आया था उस पॉइंट ऑफ टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया से हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन मांगी थी तो हमने उनको तुरंत ये चीज़ सप्लाई कर दी थी। लेकिन अब आज की डेट में जब हमें कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो यूएस क्या कह रहा है कि पहले वो अपने लोगों को करेगा प्रोटेक्ट, जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि वो अमेरिका के लोगों को पहले प्रोटेक्ट करेगा, उनको पहले प्रॉपर्ली वैक्सीनेट करेगा। एक बार उनकी पॉपुलेशन प्रॉपर्ली वैक्सीनेट और सही हो जाती है तभी उसके बाद वो बाकी कंट्रीज़ की हेल्प करेगा। अब देखिए क्योंकि उनका ये जो डिसीजन था ना ये बिल्कुल भी सही नहीं था। साफ दिख रहा था कि वो सिर्फ अपने हित में काम करना चाहते हैं और बाकी वर्ल्ड की केयर नहीं करते। ऑल्दो जो बाइडेन की जब प्रेसिडेंसी हुई थी तो उस टाइम पे लगा था कि हाँ अब वो डोनाल्ड ट्रंप से भी अच्छी पॉलिसीज़ लेके आएंगे, लेकिन हम देख रहे हैं चीज़ें और गड्ढे में जा रही हैं। चाहे आप ईरान न्यूक्लियर डील की बात करो, चाहे मिडिल ईस्ट में कंट्रोल की बात करो, या चाहे आप सैंक्शंस की बात कर लो, अमेरिका की तो कोई इज्जत बची नहीं गई है। सिंपल सी बात है। तो वही चीज़ जो बाइडेन यहाँ भी कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कब तक करेंगे? क्योंकि उन्होंने ये सेल्फिश इंटरेस्ट में दिखाया तो उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर आया। यूएस कांग्रेसमैन द्वारा, अलग अलग बिजनेस चैम्बर द्वारा काफ़ी प्रेशर आया कि उन्होंने ये जो डिसीजन दिया है इंडिया को ये बिल्कुल गलत है। तो बाद में उन्होंने एग्री कर दिया और अब वो हमें रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर इंडिया को ज़रूरत किन किन चीज़ों की है। अभी हमें मेडिसिन की ज़रूरत है, ऑक्सीजन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत है, कंटेनर्स की ज़रूरत है जिसमें ये सब चीज़ें आएँ। कंटेनर से याद आया, आप मुझे क्या कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि इंडिया का पहला कंटेनर टर्मिनल कहाँ पर आया हुआ है? मैं आपको सिंपल सा हिंट देता हूँ। जिस स्टेट में सबसे पहले डेवलपमेंट्स होती हैं बहुत ज़्यादा, चाहे कोई भी एक मतलब किसी भी ट्रीटी को इम्प्लीमेंट करना हो, कोई भी नई चीज़ इम्प्लीमेंट करनी हो, ये उसी स्टेट में बन रहा है।
अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि ये कहाँ पर हो रहा है। तो अभी हमें कंटेनर्स, कंसनट्रेटर्स, ऑक्सीजन जनरेटर्स की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और कई सारे देश हमारी हेल्प कर रहे हैं। फ्रांस, जर्मनी, सिंगापुर, इन सभी देशों ने हमारी काफ़ी हेल्प करी है। मंगोलिया ने भी हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर चीज़ें किस तरीके से आ जाती हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है ना, उसके अंदर हमने तक अलग अलग देशों की हेल्प करी है। जैसे साउथ अफ्रीका की हमने उस पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी हेल्प करी है, ताकि जितनी भी वैक्सीन हम मैन्युफैक्चर करें वो एक तरीके से जितनी भी कंट्रीज़ को वैक्सीन की ज़रूरत है वो उनको प्रॉपर टाइम पे पहुंच जाए। लेकिन यूएस इन सब चीज़ों को बिल्कुल भूल गया। ठीक है, अब आज की डेट में यूएस जो है ना, उसकी इंडिया के साथ असिस्टेंस जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने भी यूएस को हर टाइम में जब उनको ज़रूरत थी तब हमने उनको सपोर्ट किया। लेकिन आज की डेट में अगर वो नहीं करेंगे तो फिर रिलेशंस में दिक्कत आ सकती है। यूएस जो है, अब यूएस और इंडिया के बीच में ना फार्मास्यूटिकल्स और वैक्सीन को लेकर काफ़ी ट्रेड अभी चल रहा है। आपको भी पता होगा कि जो यूएस में जो वैक्सीन बन रही है ना, उसका भी एक रॉ मटेरियल जो है इंडिया से अभी जा रहा है। अगर हम उस रॉ मटेरियल को रोक दें ना तो डेफिनेटली यूएस की भी लंका लग जाएगी, लेकिन हम यूएस की तरह नहीं है। यही डिफरेंस होता है ना एक लीडर में और एक बॉस में। ठीक है, तो यही बात यहाँ पर भी अप्लाई होती है। इंडिया इन सब कामों में इन्वॉल्व नहीं होता। इंडिया अपने साथ साथ बाकी सभी देशों का विकास भी कर रहा है, ताकि सारे देश आगे बढ़ें और सारे देश प्रॉस्पर करें। ठीक है, अब आज की डेट में देखो यूएस और इंडिया की जो स्ट्रैटेजी है ना, वो सिर्फ फार्मास्यूटिकल और वैक्सीन को ही तक सीमित नहीं है। आपको पता होगा कि क्वाड में यूएस इंडिया जो है काफ़ी ज़्यादा मेजर डेवलपमेंट्स कर रहे हैं इंडो पैसिफिक को लेके। तो क्योंकि इंडिया और यूएस इतने बड़े फोरम पे काम कर रहे हैं, तो यूएस का इस टाइप का जो डिसीजन था ना, एक डिसअपॉइंटमेंट लेकर आया पूरे वर्ल्ड के लिए। वर्ल्ड तो नहीं आप कह सकते हैं, जितने भी क्वाड और यूएस अलाइड कंट्रीज़ हैं उनके लिए डिसअपॉइंटमेंट लेके आया। तभी तो इतना ज़्यादा जो प्रेशर है इसीलिए उन पर गया। तो देखिए यूएस ने डेफिनेटली ये चीज़ जो करी है गलत तो थी, लेकिन अब उनको खैर सबक मिल गया है और आई होप कि आगे जाके वो इस टाइप की बेहुदा चीज़ें ना करें। पेटेंटली रॉन्ग रेजीम, देखिए यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से पुराने जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी रूल्स हैं वो एक तरीके से ना एक बैरियर यानी एक रुकावट बन चुके हैं किस चीज़ के लिए, हेल्थ केयर के लिए। कैसे, देखिए यहाँ पर वैक्सीन दिखाई गई है तो हम उसके रिस्पेक्ट में ही बात करेंगे। बताया गया है कि अक्टूबर 2 पिछले साल को इंडिया और साउथ अफ्रीका ने WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में एक तरीके से एक पिटीशन फाइल की थी। किस चीज़ के लिए, टेम्पररी सस्पेंशन करना है इस टाइप के जो रूल्स हैं जो हमें रोकते हैं अपना ये कोविड के टाइम में जो भी रॉ मटेरियल्स मेडिसिन सप्लाई करने हैं उनको लेके। क्योंकि ट्रिप्स और WTO के अंडर में काफ़ी ज़्यादा आप कह सकते हैं चीज़ें और रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं ट्रेड करने में। लेकिन कोविड के टाइम में जब ह्यूमैनिटी बिल्कुल क्राइसिस पे आ चुकी है, जब लोग मर रहे हैं, तब हमें इन सब चीज़ों को हटाने की ज़रूरत है। इतनी सारी जो चीज़ें हैं जिनकी एक्चुअल में ज़रूरत नहीं है उनको हटाने की ज़रूरत है, और उन चीज़ों को ही, उन रूल्स को ही हटाने के लिए इंडिया और साउथ अफ्रीका ने एक पिटीशन फाइल किया था WTO में। अब देखिए इसमें क्या हुआ, आपको पता होगा कि एक तरीके से जो पिटीशन था ना, ये 100 से ज़्यादा देशों ने इसको हटाने की बात की गई है। हम देख सकते हैं सिर्फ इंडिया और साउथ अफ्रीका की बात नहीं है, 100 से ज़्यादा देशों ने कह रखा है कि इस पिटीशन को हटाने की ज़रूरत है। और उसमें से मेजर कंट्रीज़ कौन कौन सी थी, US, यूरोपियन यूनियन, UK, कनाडा, ये उसमें से मेजर कंट्रीज़ थी। और ये भी जानती है कि आज की डेट में वैक्सीन्स, फार्मास्यूटिकल्स और जितने भी और आप कह सकते हैं सप्लाईज हैं कोविड को लेके, उनको ये WTO वगैरह वगैरह के झाड़ में आने की ज़रूरत नहीं है यार। क्योंकि एक बार उसके अंदर आ गई ना, ट्रेड जो है ना इन सब चीज़ों का और स्लो हो जाएगा और लोगों की मौतें ज़्यादा होने लग जाएंगी जो हम अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक है, अब रिपोर्ट्स क्या सजेस्ट करती हैं, रिपोर्ट तो ये सजेस्ट करती हैं कि 2024 के अंत तक जितने भी देश हैं, मतलब चाहे वो कितने भी पिछड़े देश भी हैं ना, वो भी एक तरीके से वैक्सीनेट हो जाएंगे। लेकिन 2024 तो भी पूरा 3 साल पीछे है, मतलब 3 साल आगे है आप कह सकते हैं। ये काफ़ी ज़्यादा टाइम है और 3 साल में तो हम कितने लोगों को खो देंगे। तो इस सब चीज़ों को हम एक तरीके से अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो भाई पेटेंट क्या होता है, देखिए पेटेंट क्या होता है ना, एक तरीके का राइट होता है किसी भी आप कह सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन को कि उन्होंने उस प्रोडक्ट को बनाया है और वही उस प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग और सेलिंग कर सकते हैं या प्रोसेसिंग जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैंने अगर वैक्सीन बनाई है तो डेफिनेट सी बात है मैंने वैक्सीन ह्यूमैनिटी के लिए बनाई है और जितने भी लोग हैं वो उससे प्रभावित होंगे, डेफिनेट सी बात है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी कंपनी मेरा जो वैक्सीन का, जिस तरीके से मैंने वैक्सीन को बनाया है उस तरीके को चुरा के या उस तरीके को लेके वैक्सीन बनाना शुरू कर दे, क्योंकि वो तरीका मेरा खुद का है, वो मेरा पेटेंट है। और अगर उनको ये वैक्सीन बनानी है या अगर उनको इस टाइप की मेरी वाली चीज़ बनानी है तो उनको पहले मुझसे परमिशन लेनी पड़ेगी, यानी उनको एक पेटेंट मुझसे हासिल करना पड़ेगा, तब जाके वो ये चीज़ कर पाएंगे। तो अब देखिए पेटेंट जो होता है ना, वो एक तरीके से पेटेंट एक्ट 1970 जो होता है ना उसके अंडर में आता है।
जैसे मान लीजिए यूएस ने कोई वैक्सीन मैन्युफैक्चर करी, तो अगर इंडिया को भी वही वैक्सीन चाहिए तो इंडिया को एक तरीके से पेटेंट लेना पड़ेगा। जैसे एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन थी ना, उसका पेटेंट जो है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने लिया हुआ है, तभी जाके वो कोविशील्ड नाम की जो वैक्सीन है वो बना पा रहे हैं। अगर पेटेंट नहीं होता तो ये एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया नहीं बना पाता। देखिए ये डिफरेंस यहाँ पर आ जाता है। अब क्योंकि कोविड के पैंडेमिक में इस रूल में चेंज करना तो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि तभी जाके तो मैन्युफैक्चरर अलग अलग वैक्सीन बना के लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। अब WTO की अच्छी बात और बुरी बात क्या है? अच्छी बात तो ये है कि ट्रेड में कोई भी अगर कंट्री एक तरीके से धांधली करती है या कोई भी बेईमानी करती है तो उसको एक तरीके से ट्रेडिंग करने से बैन कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। लेकिन यही चीज़ ना यहाँ पर बुरी साबित भी हो रही है, क्योंकि अगर यहाँ पर मेडिसिन या वैक्सीन को लेकर थोड़ा भी ट्रेड में आगे पीछे गड़बड़ हुई तो वो WTO बैन कर देगा। और ये समय बैन करने का नहीं है, ये समय है कोरोना को हराने का। तो इस टाइप के जो रूल्स हैं अभी के लिए WTO को इन रूल्स को माफ़ करना पड़ेगा या इनको हटाना पड़ेगा, तब जाके ही कंट्री प्रॉपरली एक साथ काम करके आगे बढ़ पाएंगी, नहीं तो बहुत दिक्कतें पैदा हो जाएंगी। ठीक है, अब देखिए इसका एक तरीके से अल्टरनेटिव क्या हो सकता है। जितनी भी कंपनी वो इस टाइप की इन्वेंशंस कर रही है ना, उनको एक तरीके से रिवॉर्ड करना चाहिए WTO को, क्योंकि रिवॉर्ड करने से वो इस टाइप की ना इन्वेस्टमेंट्स, इस टाइप की रिसर्च और ज़्यादा करेंगी। सेकेंडली उनको इंसेंटिवाइज करने की ज़रूरत है, उनको इंसेंटिव देने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इंसेंटिव ऐसी चीज़ होती है ना जो किसी भी कंपनी को और ज़्यादा काम करने के लिए मोटिवेट करती हैं। अब जैसे मैं आपको एक रीसेंट टेक्नोलॉजी का एग्जांपल दूं तो मॉडर्ना वैक्सीन जो है, जो यूएस में यूज़ हो रही है, वो एक तरीके से नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ जो है ना यूएस ने, उन्होंने इस चीज़ पे रिसर्च करके इसको प्रॉपर्ली बनाया था। अब इसमें आपको पता होगा कि इसकी जो रिसर्च हुई उसमें 97% जो है पब्लिक का पैसा इस्तेमाल हुआ है, यानी जो कलेक्शंस हुए थे, और उसमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की जो वैक्सीन है उनका भी प्रॉपर्ली डेवलपमेंट हुआ। तो देख सकते हैं यहाँ पर किस तरीके से कोऑर्डिनेशन जो किया गया, उसमें यहाँ पर प्रॉपर्ली हम देख सकते हैं डेवलपमेंट्स करी और वैक्सीन जो है अभी सही डायरेक्शन में जा भी रही हैं। तो WTO को भी इस टाइप के मेजर्स लेने की ज़रूरत है, क्योंकि इस टाइप के मेजर्स अगर लिए जाएंगे तब जाके ही तो ये जो रूल्स है ना ये हटेंगे, और डेफिनेट सी बात है कि कंट्रीज़ और अच्छे से फंक्शन कर पाएगी वैक्सीनेशन में और कोरोना को हराने में। तो ये आइडिया जो है ना ये एक तरीके से इनोवेशन को तो प्रमोट करता है, लेकिन यहाँ पर दिक्कतें भी हैं। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वैसे तो आइडिया काफ़ी अच्छा है कि जो भी कंट्रीज़ अगर वॉयलेट करेंगे रूल्स और नॉर्म्स को उन पर बैन किया जाए, लेकिन अभी ये आइडिया थोड़ा सही प्रूव नहीं हो रहा है। तो अभी इस आइडिया पे वर्क करने की ज़रूरत है WTO को, ताकि फ्यूचर में सही डेवलपमेंट्स हो पाएँ और सारी कंट्रीज प्रॉपर्ली फंक्शन कर पाएँ। ये आर्टिकल बात करता है ग्रीन एरा की। क्यों? क्योंकि सऊदी अरेबिया ने एक सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और उसके साथ साथ मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव की यहाँ पर बात की गई है। बहुत 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 बेहतरीन आर्टिकल है, इसको हम बहुत डेप्थ में देखेंगे। ठीक है, ये आर्टिकल बात करता है कि किस तरीके से सभी देशों को एक साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी में साथ आने की ज़रूरत है, ताकि वो ग्लोबल चैलेंज जैसे पैंडेमिक हो गया, क्लाइमेट चेंज हो गया, इनको एड्रेस करके इनको हरा सकें। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव मैं यहाँ पर इस चीज़ को कहूँगा। उसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं हेल्थ इमरजेंसी के साथ साथ उन्होंने ये भी बात की गई है कि किस तरीके से सभी देशों को अपना एक लॉन्ग टर्म विजन रखने की ज़रूरत है, ताकि क्लाइमेट रेजिलिएंट इकोनॉमीज बने और उसके अलावा हमारी जो इकोनॉमी है वो फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर ग्लोबली हो। अब यहाँ पर जो उनका एम्बिशन है ना, वो एक तरीके से सऊदी अरेबिया ये मानता है कि अच्छे नतीजे तब आते हैं जब आप प्रॉपरली ऑन ग्राउंड एक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर मेन चीज़ ये है, और ये कौन कहते हैं? क्राउन प्रिंस जो है, कौन? मोहम्मद बिन सलमान। ये उन्होंने काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव बताया गया है, और इसी को लेकर तो उन्होंने सऊदी ग्रीन इनिशिएटिव और मिडिल ईस्ट ग्रीन इनिशिएटिव जो है उठाया हुआ है। तो डेफिनेट सी बात है कि ये इनिशिएटिव काफ़ी अच्छा है, और हम कह सकते हैं कि सऊदी जैसी कंट्रीज़ भी, जो देखिए आज तक क्या होता था, जो मेजर डेवलपमेंट्स होती थी वो या तो US करता था या UK, रशिया, चाइना, इस टाइप की कंट्रीज़ किया करती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, सऊदी जैसी कंट्रीज़ भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव्स अपने स्तर पे ले रही हैं, जो डेफिनेटली देखिए इनका मेन इनिशिएटिव क्या है? प्लैनेट को सेफगार्ड करना। तो देखिए कितना बेहतरीन इन्होंने इनिशिएटिव लिया हुआ है, जो अपने स्तर पे नहीं लेकिन पूरे ग्लोब यानी पूरे वर्ल्ड के स्तर पर इसको लेके आ रहे हैं। यहाँ पर इन्होंने कोरल रीफ्स की प्रोटेक्शन की बात की गई है, किस तरीके से सर्वाइवल होगा, जितनी भी स्पेशीज़ हैं उनको किस तरीके से कंजर्व किया जाएगा और उनका अडेप्टेशन किस तरीके से होगा, उसकी बात की गई है। इनफैक्ट G20 के अंदर तो उन्होंने ये बात भी करी कि किस तरीके से सर्कुलर कार्बन इकोनॉमी को वो एक तरीके से आगे प्रमोट करेंगे, ताकि एक अफोर्डेबल, रिलायबल और सिक्योर एनर्जी उनको आगे जाके मिले। तो सऊदी का जो ग्रीन एनर्जी इनिशिएटिव है ना, ये एम क्या करता है? पहले तो वेजिटेशन कवर को बढ़ाने की बात करता है, दूसरा कार्बन एमिशंस को कम करने की बात करता है, पोल्यूशन लेवल्स को कम करने की बात करता है, और जो लैंड डिग्रेडेशन हो रहा है
उसको भी कम करने की बात करता है। साथ ही साथ जो मरीन लाइफ को हार्म पहुंच रहा है, कैसे कभी कोई टैंकर जो है तेल ले जाते हुए तेल स्पिल कर देता है, मरीन लाइफ में इतना पोल्यूशन से आप कह सकते हैं मछलियाँ मर रही हैं, तो इन सब चीज़ों को भी प्रिजर्व करता है। वो बात करते हैं कि वो 10 बिलियन ट्रीज इस इनिशिएटिव में एक तरीके से प्लांट करेंगे और ये उनके ग्लोबल एमिशंस को 4% तक कम करेगा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी डिसाइड किया है कि वो 2030 तक अपनी जो 50% एनर्जी है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट करेंगे। बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव लिया है, बहुत ही बेहतरीन इनिशिएटिव। उसके अलावा सऊदी अरेबिया किस चीज़ पे काम कर रहा है, वो अपने प्रोटेक्टेड एरिया, जैसे इंडिया में आपको पता होगा ना प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट वगैरह होते हैं, तो वैसे ही वो अपने प्रोटेक्टेड एरियाज को 30% तक इंक्रीज करने की बात कर रहा है। ऑल्दो अगर वर्ल्ड का टारगेट बताओ तो ग्लोबल टारगेट ये है कि हर कंट्री के पास 17% प्रोटेक्टेड एरियाज होने चाहिए, लेकिन वो तो सीधे 30% पे जा रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है। मिनिमम 17 होना चाहिए वर्ल्ड के अकॉर्डिंग, लेकिन ज़्यादा है तो और अच्छी बात है, ठीक है। अभी सऊदी अरेबिया जो है ना, वो एक तरीके से क्या कर रहा है कि इतने ज़्यादा पेड़ प्लांट कर रहा है ताकि जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है, जैसे इन्होंने कह रखा है कि 500,000 टन कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एनुअली वो कम करते जाएंगे और इस चीज़ को फर्टिलाइजर और मिथेनॉल के प्रोडक्शन में इस्तेमाल करेंगे। देखिए टेक्नोलॉजी का बहुत ही बेहतरीन उपयोग यहाँ पर ये कर रहे हैं। उसके बाद जो प्लांट्स, ये जो ट्रीज़ है 10 मिलियन ट्रीज प्लांट करने की बात कर रहे हैं, ये एक तरीके से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन कैप्चर बहुत ज़्यादा करते हैं। आपको पता होगा ना कि प्लांट्स जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड इन्वायरमेंट से खींचते हैं और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज करते हैं। उसी के लिए यहाँ पर सऊदी इतने ज़्यादा प्लांट्स को, ट्रीज़ को प्लांट कर रहा है। उसके अलावा ये भी मानते हैं कि नेचर बेस्ड सोल्यूशन, यानी जो हमारे पोल्यूशन और कार्बन को कम करने के जो हल है ना, ये नेचर में ही लाया करते हैं, पर्यावरण में ही लाया करते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि हमें इस चीज़ को पहचानने की ज़रूरत है। सऊदी अरेबिया ने इंडिया के साथ एक तरीके से इंटरनेशनल सोलर अलायंस में ज्वाइन करने का एक बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी लिया और ये एक तरीके से इंडिया और सऊदी अरेबिया के रिलेशंस को ऊपर भी लेके गया। जब लास्ट ईयर क्राउन प्रिंस जो है वो हमारे कंट्री विजिट करके गए थे, तो उन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस में भी अपनी मेंबरशिप ली थी और साथ ही साथ काफ़ी सारे MOUs यानी मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और एग्रीमेंट्स भी साइन करे थे। इस तरीके से वो रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा उनके और भी अलग अलग इनोवेटिव मेथड्स हैं। कैसे उनको रिसर्च को इस तरीके से प्रमोट करता है कि वो इरिगेशन में और क्लाउड सीडिंग में, बाकी प्लांटिंग और प्लांटेशन ड्राइव्स, इन सब चीज़ों में हेल्प करें, ठीक है। उनका प्रॉपर विजन तो 2030 का उन्होंने लिया हुआ है, उसमें उन्होंने क्या रखा है कि वो किस तरीके से अपने जितने भी सिटीजन्स हैं उनकी लाइफ, यानी उनका जो लाइफस्टाइल है उसको और ऊंचा और बढ़ाएंगे। अब देखिए बढ़ाने की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि जो भी इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की बात करी, पोल्यूशन को कम करने की बात करी, प्लांटेशन ड्राइव्स की बात करी, ये सब किसके लिए है, वहाँ के लोगों के लिए तो हो रहा है। उसके अलावा एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ उन्होंने करी है, उन्होंने इन्वायरमेंटल स्पेशल फोर्स बना दी 2019 में। देखिए ये तो खैर सल्यूट करने वाली बात हो गई उन्होंने, क्योंकि स्पेशल फोर्स जनरली ये सब तो आर्मीज, नेवीज, इन सब चीज़ में ही बनती है ना। इन्होंने तो इन्वायरमेंट के लिए ही स्पेशल फोर्स बना के रख दी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर इन्होंने बताया गया है कि किस तरीके से पैंडेमिक जो है वो एक तरीके से सऊदी को ना स्ट्रेंथन कर रहा है, यानी उनको एक तरीके से मदद कर रहा है अपने आप को और स्ट्रॉन्ग करने में। क्योंकि देखिए आपको पता होगा कि जब भी पूरे वर्ल्ड में लॉकडाउन वगैरह हुआ था, उस पॉइंट ऑफ टाइम में काफ़ी देशों ने प्रोग्रेस भी करी है। इनफैक्ट इंडिया ने भी करी, रेलवेज के सेक्टर में, थोड़ा बहुत हेल्थ केयर के सेक्टर्स में, ठीक है, मिलिट्री के सेक्टर में, वैसे ही हर कंट्री ने प्रोग्रेस करी है। उनके टारगेट के अकॉर्डिंग वो 2030 तक 9.5 गीगावाट एनर्जी जो है वो रिन्यूएबल सोर्सेज से जनरेट कर देंगे। वो ये भी जानते हैं कि इंडिया जो है पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट का पार्ट है, जहाँ पर इंडिया जो है वो रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने की 4th लार्जेस्ट कैपेसिटी पूरे वर्ल्ड में रखता है। स्टार मार्क कर रहा हूँ क्योंकि ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डेटा फिगर है जो आपको पता होना चाहिए। इंडिया का 2030 तक टारगेट क्या है, 450 गीगावाट्स की रिन्यूएबल एनर्जी का प्रोडक्शन करना, जो एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। और डेफिनेट सी बात है, मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि 2022 तक हमारा 175 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने का टारगेट है, ठीक है। ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो ये बहुत ही बेहतरीन आर्टिकल था, काफ़ी इनोवेटिव पॉइंट इसमें डिस्कस किए गए थे और ये आपकी जीडी इंटरव्यू एज वेल एज जो आपकी आंसर राइटिंग है ना, उसमें भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा, ये मेरी गारंटी आप ले लीजिए, प्रोवाइडेड आपने इस आर्टिकल को अच्छे से सुना है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि नॉलेज शेयर करने से ही इंक्रीज होती है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए ताकि आपको सारी के सारी अपडेट्स विद टाइम मिल जाएं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।